हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। लक्ष्य लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के आगे की प्रोविजंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अभी तक हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट जिसमें हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना था कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है ना, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड, कौन कौन से इसके पहले एक्ट्स थे, क्या कोई विधि थी या नहीं थी तो कैसे बनी, और रजिस्ट्रेशन एक्ट तक का सफर कैसा रहा। उसके बाद सेकंड जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है उसके बेयर एक्ट प्रोविजन स्टार्ट कर दिए और हमने हमारा पार्ट फर्स्ट जो था प्रिलिमिनरी उसमें हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर 2, पीछे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 जो कि बात करता है द रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट्स। ये जो चैप्टर है ये रजिस्ट्रीकरण जो होते हैं उनसे संबंधित जितनी स्थापनाएं हैं उनके बारे में ये चैप्टर आपका बात करने वाला है। स्थापनाएं मतलब रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट से यहाँ मतलब है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का सारा काम होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, कौन कौन से उनके ऑफिसेज हैं, कौन उनको अपॉइंट करेगा, कहाँ कहाँ ऑफिस एस्टेब्लिश होंगे, क्या उनकी सील वगैरह होंगी, क्या उनके बुक्स होंगे, क्या उनके रिकॉर्ड्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड किया गया एस्टेब्लिशमेंट, स्थापनाएं, क्योंकि ये सब क्या है? स्थापनाएं हैं कि भाई इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन अधिकारी हैं, कहाँ कहाँ ऑफिस है, कौन उनको अपॉइंट करेगा, ऑफिस कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, कौन एस्टेब्लिश करेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जो है पढ़ने को मिलेगी। अब क्या ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल है। थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो इतने इजी हैं कि आपको एक चार्ट में ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है और ये जो चैप्टर है ये आपका कहां से कहां तक है? तो सेक्शन 1 और 2 तो हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, ये है पार्ट सेकंड। सॉरी, मैं यहाँ पर आपका चैप्टर लिख दिया है, इसमें यहाँ पर चैप्टर्स नहीं है, पार्ट वर्ड यूज है, ठीक है? तो इसकी जगह पर आप पार्ट वर्ड यूज कर लिएगा, पार्ट 2, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये एक्ट है हमारा इसमें क्या है? चैप्टर्स वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर जो है आपका पार्ट वर्ड यूज किया गया है। तो हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है? ये आपका जो है क्या है? पार्ट 2 है। तो ये आपका पार्ट 2 है। अब ये कहां से कहां तक है? तो पार्ट 1 में तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 थी, यहाँ पर है आपका सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 16A तक। तो आपको ये चीज याद रखना है कि ये जो हमारा पार्ट सेकंड है ये कहां तक है? ये हमारा कवर करता है सेक्शन 3 to 16A, ठीक? सेक्शन 3 to 16A, जिसमें बीच में से कुछ सेक्शन यहाँ पर रिपील्ड भी हैं। तो अब आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई रजिस्ट्रार कौन होगा, सब रजिस्ट्रार कौन होगा, नहीं मतलब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। यहाँ पर आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले क्लास में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट हम किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो हम पढ़ रहे हैं आरजीएस 2025 के लिए। आरजीएस में जो है ये अभी हमारा सिलेबस में जो है आपका पार्ट है, माइनर एक्ट है, ठीक है? 2025 का जो भी एग्जाम होने वाला है, 2025 का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी ये एक्ट जो है वहां पर काफी लंबे टाइम से है और आगे भी हो सकता है। तो जब ये 2025 का लेक्चर मतलब आपका एग्जाम हो जाए जुडिशरी का, आरजेएस का, तो उसके बाद जब नई वैकेंसी आएगी तो उसमें भी अगर आपका ये एक्ट रहा जीवित सिलेबस में तब भी ये आपकी क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि क्या होता है कि देखिए कोई भी सब्जेक्ट हम आज पढ़ा रहे हैं, हम अभी 2025 में जो है ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आरजीएस 2025 के लिए पढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जुडिशरी में भी जो है ये आपका माइनर लॉ है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी जो 2025 का एग्जाम होने वाला उसमें भी ये माइनर लॉ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे अगर ये एक्ट जो है रहेगा सिलेबस में तो हमारे ये वीडियोस पुराने हो जाएंगे तो ये काम के नहीं रहेंगे, बिल्कुल काम के रहेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट जब तक आपका सिलेबस में रहेगा आने वाली वैकेंसीज में तब तक आपके ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बस बात होती है थोड़े बहुत अमेंडमेंट की। तो आगे जब
2025 के बाद जो वैकेंसीज आएंगी, अगर इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट होंगे तो वो अमेंडमेंट आपको पढ़ा दिए जाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए आज भी हेल्पफुल है और आगे भी हेल्पफुल रहेंगे। तो 2025 के बाद भी जब ये वीडियोस आप देख रहे होंगे तो उन बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे जो आरजेएस, छत्तीसगढ़ जुडिशरी और ऐसी अदर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सिलेबस में है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बहुत सारे स्टेट्स में नहीं पूछा जाता, जैसे एमपी में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ और आरजेएस में ये आ रहा है। और भी जो 2025 की जितनी भी अपकमिंग जुडिशरी की वैकेंसी है, अगर उनमें ये आपके सिलेबस में पार्ट है तो आप भी जो है ये सीरीज देख सकते हैं। मुझे अभी नहीं पता कि ये और कौन से स्टेट जुडिशरी में है, मैं देख लूंगी जैसे जैसे मेरे पास आता जाएगा सिलेबस की किस किस जुडिशरी, किस स्टेट जुडिशरी में, मैं वहां पर आपको ये मेंशन कर दूंगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ और आरजेएस में तो ये है। साथ ही साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि बीएनएस की लाइव क्लासेस भी हम हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी हैं। अभी बहुत स्लो प्रोसेस में क्लासेस चल रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अभी चैनल पर जुड़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीएनएस की लाइव क्लासेस भी अटेंड कीजिए, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप वहां पर लाइव क्लासेस में डाउट्स भी पूछ सकते हैं, हैंड टू हैंड, है ना। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेक्चर, उसके बाद जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं वहां पर, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अभी तक बीएनएस की जितने भी लेक्चर हुई हैं, 6 क्लासेस हुई हैं, और 6 क्लासेस का जो भी मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेड बाय मी, जो मैंने खुद पढ़ाया है और खुद उसके नोट्स बनाए हैं, वो सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बीएनएस के नोट्स के लिए, ठीक है। तो बीएनएस और आईपीसी को कोरिलेट करते हुए हम जो है लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, और ये जो लाइव क्लासेस है इनका क्या टाइमिंग रहता है और किस दिन क्लास होती है, इसकी सारी डिटेल जो है वो ग्रुप में ही डाली जाती है, क्योंकि अभी रेगुलर क्लास नहीं चल रही है कि डेली चल रही है। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही क्लास हो पाती है। तो जिस भी दिन क्लास रहती है उसके 1 दिन पहले रात में जो है मैसेज डाल दिया जाता है, ठीक है, कि भाई कल मॉर्निंग में क्लास है, या जो भी टाइमिंग रहता है तो उस आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको करना होगा ग्रुप ज्वाइन। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप की लिंक आपको दे दी जाएगी, आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए साथ साथ कि जो मैम पढ़ा रही हूँ उसकी नोट्स भी मिले, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो आपको पढ़ाऊंगी इसके भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइन भी करके रखिए, क्योंकि व्हाट्सएप ऐसा ग्रुप होता है कि कभी टेलीग्राम वगैरह बैन हो जाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन रखिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की, सेक्शन 3 to 16A। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत ज्यादा कोई आपको तीर नहीं मारने हैं, यहाँ पर बहुत इजी से कंसेप्ट है। पहले हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं हमारी सेक्शन 3 से लेकर 8 तक। सेक्शन 3 से लेकर 8 तक जो है, यहां पर मेन रोल है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। यहां पर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी का आंसर होने वाला है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। कैसे भाई स्टेट गवर्नमेंट आंसर होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 3 में जो आपकी बात बताई गई है वो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को बताया गया है। सबसे पहले सेक्शन 3 जो है वो किसकी बात कर रहा है, आईजी की, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, हिंदी में क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक। तो सेक्शन 3 में कौन बताया गया है, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक। इसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल। तो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई यही आएगा क्वेश्चन कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को कहां बताया गया है, सेक्शन 3 में बताया गया है। कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन 4, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ आपका काम की चीज बता रही हूँ जो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम की, क्योंकि आरजेएस वालों के लिए बहुत कम समय है, उनको जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो ये उनके लिए है भाई जल्दी कवर करने के लिए। डिटेल में तो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। तो जिनका आरजेएस का पेपर है 2025 का, वो ये चार्ट याद रख ले
क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाहर नहीं जाएंगे। सेक्शन 3 आईजी बताए गए हैं, आईजी को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 4 जो है भाई वो क्या है आपकी? रिपील्ड हो चुकी है, ये नहीं पढ़ना है, रिपील्ड हो चुकी है। सेक्शन 5 आपकी बात कर रही है डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, जिला और उपजिला। तो भाई जिला और उपजिला भी यहाँ पर कौन जो है बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। जिला उपजिला क्या होगा यहाँ पर कौन बता रहा है? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। सेक्शन 6 बात कर रही है अब आपकी रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, ठीक, रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। तो इनका अपॉइंटमेंट भी यहां पर कौन कर रहा है भाई? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट भी कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, एवरी सब डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। हर प्रत्येक जिले में एक रजिस्ट्रार प्रत्येक जिले में रजिस्ट्रार होता है और प्रत्येक उप जिले में सब रजिस्ट्रार होता है, ये याद रखना है। तो जिले में रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट और उप जिले में सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 6 मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। अब पहले तो बताया पद, अब इनका ऑफिस बता रहे हैं। सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार का ऑफिस, भाई इनका ऑफिस भी तो होगा, इनको बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो ये जो ऑफिस है, ये जो कार्यालय है, हिंदी में क्या वर्ड यूज किया गया है? रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालय। तो भाई इनके कार्यालय कहाँ होंगे, किस जगह होंगे, कहाँ एस्टेब्लिश किए जाएंगे, कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अगेन कौन? सेक्शन 7 में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कि रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार जो है उनके ऑफिस कहाँ पर होंगे, कहाँ एस्टेब्लिश किए जाएंगे। लास्ट सेक्शन 8 इस चैप्टर की नहीं, इस पूरे डायग्राम की, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है मेन खिलाड़ी है। अब है आपका इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के निरीक्षक, ठीक है। अब आ रहे हैं निरीक्षक, यहां थे महानिरीक्षक आईजी, ये थे महानिरीक्षक, अब है सिर्फ निरीक्षक। 8 में कौन है? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओनली निरीक्षक। यहां महानिरीक्षक, यहां कौन है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? निरीक्षक, ठीक। तो यहां पर क्या है भैया? रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के निरीक्षक। तो इनका अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है? 8 में स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर मेन चीज जो है वो क्या है? इन सारी सेक्शन में है स्टेट गवर्नमेंट, और यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा, या तो आईजी का पूछ लेंगे, या तो निरीक्षक का पूछ लेंगे, या तो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार या उनका ऑफिस का पूछ लेंगे। तो इनका अपॉइंटमेंट और इनके ऑफिसेस सबको एस्टेब्लिश कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है। सेक्शंस याद रख लेना है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईजी का अपॉइंटमेंट कहाँ बताया गया है? भाई सेक्शन 3 में बताया गया है। रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट कहाँ बताया गया है? सेक्शन 6 में बताया गया है। इनके ऑफिस 7 में बताए गए हैं, और इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कहां पर अपॉइंट होते हैं? सेक्शन 8 में। करता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 3 से 8 तक का आपके याद करने लायक चीज आरजीएस और छत्तीसगढ़ वालों के लिए, कि आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या याद करना है। अब 1 बाय 1 हम इनको फटाफट से देख लेते हैं एक बार। बेयर एक्ट प्रोविजन, क्योंकि अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से भी आपको कुछ मटेरियल मिल सकता है कि भाई और भी कोई क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी सेक्शन 3 आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। तो देखिए भाई यहाँ पर लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ऑफिस टू बी द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच गवर्नमेंट। सिंपल है कि राज्य सरकार अपने अध्ययन राज्य क्षेत्रों के लिए एक ऑफिसर को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त करेगी। सिंपल, इसमें कुछ समझना नहीं है, सिंपल सा बताया। जो एक ऑफिसर रहेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे उस ऑफिसर को जो है क्या कर देगी? आईजी बना देगी भैया, ठीक है। अब उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रहते होंगे इंटरनल, उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी रहती होंगी, जो फुलफिल कर रहा होता है, तो राज्य सरकार कुल मिलाकर महानिरीक्षक को नियुक्त करती है सब सेक्शन 1 में। अब एक प्रोविजन दिया है, परंतु राज्य सरकार ऐसी नियुक्ति करने के बजाय यह निर्देश दे सकेगी
कि एतस्मिन पश्चात महानिरीक्षक को प्रदत्त सब शक्तियों का और उस पर अधिरोपित सब कर्तव्यों का या उनमें से किन्हीं का भी प्रयोग या पालन ऐसे ऑफिसर या ऑफिसरों द्वारा ऐसे स्थानीय सीमाओं के भीतर किया जाएगा जैसा या जैसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे। अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आईजी का जो अपॉइंटमेंट है वो तो कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट का मन नहीं है किसी को महानिरीक्षक नियुक्त करे, तो वो क्या कर सकती है, वो कहती है कि नियुक्ति नहीं करेगी फिर राज्य सरकार। वो कह रही है कि महानिरीक्षक की नियुक्ति करेगी ही नहीं, नियुक्ति की जगह क्या कर देगी, नियुक्ति की जगह जिस अधिकारी को वो महानिरीक्षक बनाने वाली थी ना, जिस ऑफिसर को, वो उस ऑफिसर को इनकी जितनी ड्यूटीज होती हैं जो इनको फुलफिल करना है ना, इनकी जितनी ड्यूटीज होती हैं और इनके कर्तव्य और इनके क्या क्या वर्ड यूज किया गया है पावर्स, ड्यूटीज और पावर्स, जिन पावर्स और जिन ड्यूटीज को ये फॉलो करेंगे आईजी बनने के बाद, उन पावर्स को और उन ड्यूटीज को ऐसे ही क्या कर देगी, कन्फर कर देगी। मतलब अपॉइंटमेंट नहीं करेगी राज्य सरकार और जो महानिरीक्षक की ड्यूटीज और जो महानिरीक्षक के पावर है वो ऐसे किसी भी अधिकारी को दे देगी कि आप जो है कार्यभार संभालिए। पद नहीं दिया, कार्यभार दे दिया कि हम आपको महानिरीक्षक की ड्यूटीज दे रहे हैं कि अगर आप महानिरीक्षक होते तो क्या क्या काम है आपके, तो वो ड्यूटीज आप करेंगे, जो पावर्स है वो आप फॉलो करेंगे, लेकिन हम नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है कि सेक्शन 3 में महानिरीक्षक की नियुक्ति बताई गई है। कौन करता है आईजी की नियुक्ति, स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का मन नहीं है नियुक्ति करने का, तो वो नियुक्ति करने के बजाय जो इनकी ड्यूटीज और पावर्स रहते हैं वो किसी अधिकारी को ऐसे ही कन्फर कर सकती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर यही वर्ड यूज किया गया है, ऐसी नियुक्ति करने के बजाय। ठीक, हिंदी में इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देती हूँ। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में इंस्टीड ऑफ मेकिंग सच अपॉइंटमेंट, ऐसा अपॉइंटमेंट करने की जगह पर, है ना, इंस्टीड ऑफ, डायरेक्ट दैट ऑल और एनी of the powers and duties hereinafter conferred and imposed upon the inspector general shall be exercised and performed by such officer or officers and within such local limits as the state government appoints in this behalf। तो अपॉइंटमेंट ना करके, महानिरीक्षक के पद की नियुक्ति ना करके क्या कर रही है, वो डायरेक्ट कर रही है, ऐसे ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर रही है कि आप ऐसे पावर्स और ऐसी ड्यूटीज को जो महानिरीक्षक पर कन्फर्ट की जाती है आप उसको करिए। ठीक है, उस लोकल लिमिट्स के अंतर्गत। ठीक, एज द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, जिस ऑफिसर को अपॉइंट कर देगी कि तुम करो ये ड्यूटीज और पावर्स फॉलो, लेकिन हम आईजी के पद पे नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक, इंस्टीड ऑफ अपॉइंटमेंट वर्ड यूज है क्योंकि यहाँ पर। अब उसके बाद इसमें एक सबसेक्शन 2 है कि भाई ये जो आईजी है ना हमारे, तो आईजी जो है जिसको राज्य सरकार ने आईजी का पद दिया, महानिरीक्षक बनाया है, क्या वो साथ साथ में कोई दूसरा पद भी धारण कर सकता है? यस। सबसेक्शन 2 कहती है एनी इंस्पेक्टर जनरल में होल्ड साइमल्टेनियसली एनी अदर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, कोई भी महानिरीक्षक साथ साथ सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकेगा। तो भैया आईजी जो है ना वो साथ साथ अन्य पद भी धारण कर सकते हैं, अदर पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आईजी के पद पर है, वो गवर्नमेंट में कोई अदर पद भी धारण कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कहा गया है। एनी इंस्पेक्टर जनरल में होल्ड साइमल्टेनियसली एनी अदर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का डायरेक्शन ही रहता है कि आपको आईजी भी बनाया है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, एक्चुअली में ऑलरेडी कोई पद पर कोई ऑफिसर कार्यरत होते हैं, तो वो अपने पद पर तो है ही, उनको आईजी बना दिया जाता है। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या वर्ड, यहाँ पर जब हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट और एन ऑफिसर टू बी द इंस्पेक्टर जनरल। ऑलरेडी कोई ऑफिसर है किसी पद पर, गवर्नमेंट के किसी पद पर ऑलरेडी कोई ऑफिसर है, उस ऑफिसर में से आईजी बना रही है। तो यहाँ पर बात वही हो गई घूम फिर के, तो जिस पद पर वो व्यक्ति था, जो ऑफिसर वो था, तो क्या साथ साथ में वो ऑफिसर बना रहेगा उस पद पर, साथ में वो महानिरीक्षक है। तो ये जो सबसेक्शन 2 है ना, ये चीज को क्लियर करती है कि जिस ऑफिसर को महानिरीक्षक बनाया है तो साइमल्टेनियसली वो जो पहले पद पर था उसका काम भी कर सकता है, तो वो 2 पद धारण कर सकता है गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक है, वो ऑफिसर था, उस ऑफिसर को महानिरीक्षक बताया तो वो आईजी के काम भी देखेगा, और जिस पोस्ट पर वो ऑलरेडी है वो
पोस्ट भी होल्ड करके रह सकता है। ये है आपकी सेक्शन 3। ठीक, ये हो गई आपकी सेक्शन 3 कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन 4, तो भाई रिपीट है, पढ़ना नहीं है। सेक्शन 5 भाई डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट। देखियो, इसको आप अंदर पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 5 को याद रखो या ना रखो कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, बट फिर भी देखिए आजकल का जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है ना पेपर का, पता नहीं भाई कहां से कौन सा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्योंकि ना आजकल पेपर बनाने वालों का ना माइंड आउट हुआ रखा है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल फ्रॉम districts and sub-districts and shall prescribe and may alter the limits of such districts and sub-districts। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिले और उपजिले बनाएगी। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कौन बना रही है, राज्य सरकार। तो बस आपको तो ये याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट बना कौन रही है, राज्य सरकार बना रही है सेक्शन 5 के अंतर्गत। अगर पूछेंगे तो इतना। अब उसमें और क्या कर सकती है राज्य सरकार, जिले तो बना ही रही है और उपजिलों की सीमाओं को विहित करेगी और उनमें परिवर्तन कर सकेगी। अब जो सब डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उपजिले की सीमाओं को विहित करेगी। तो जो भी एक सब डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसकी लिमिट्स बताएगी कि ये जो सब डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ, इसका एरिया कितना होगा, उसके एरिया में अल्टरेशन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है ना। जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई सागर जिला है, सागर जिले के पास बहुत सारे उपजिले हैं, है ना, या भोपाल के पास बहुत सारे उपजिले हैं, तो उनकी जो सीमाएं हैं उनको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा रायसेन है, जिला है, रायसेन के पास कोई छोटा सा उपजिला है, तो वो यहाँ से इतने एरिया तक था, अब इसका एरिया बढ़ा दिया जाएगा, अब इसके अंतर्गत ये वाला एरिया भी आएगा। तो राज्य सरकार जो है एरिया को, लिमिट को उपजिले की घटा सकती है, बढ़ा सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अब क्या है आगे, ये जो घटाना बढ़ाना चल रहा है ये कैसे होगा भाई, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ये तो एक कॉमन प्रोसेस है, तो सबसेक्शन 2 में वही बताया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन टुगेदर विद द लिमिट्स देयरऑफ एंड एवरी अल्टरेशन ऑफ सच लिमिट्स शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। भाई पता कैसे चलेगा लोगों को, तो जो भी नया जिला उपजिला बना रहे हो, कहाँ उसकी जो लिमिट्स बता रहे हो कि ये जिला उपजिला कहाँ कहाँ तक होगा, इसका एरिया कितना होगा, किसी पहले से उपजिले में किसी की सीमा में आप परिवर्तन कर रहे हो कि ये उपजिला का सीमा अब जो है इतना नहीं इतना होगा, तो ये सब चीजें आपको ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड करना पड़ेगी, तब तो आम जनता को पता चलेगा। नहीं तो पता चला कोई व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी किसी जिले में खरीदी, उसने रजिस्ट्रेशन करवाने वो गया रजिस्ट्रिंग ऑफिसर में, पता चला उन्होंने कह दिया भाई साहब अब तो ये उपजिला इस जिले में आता ही नहीं है, आपको तो उस वाले डिस्ट्रिक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन कराना है, परिवर्तन कर दिया, एरिया हटा दिया इधर से। तो आम जनता को पता चले तो उसके लिए ऑफिशियल गजट निकालना ही पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर अल्टरेशन हो रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट उप डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, जो भी अल्टरेशन किया जाएगा उस सबको क्या करना है, ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड करना है। फिर उसके बाद क्या है सबसेक्शन 3 में, एवरी सच alteration shall take effect on such day after the date of the notification as is therein mentioned। तो उस नोटिफिकेशन में एक डेट भी दी गई होगी कि किस तारीख से ये जो हमने जिला उपजिला बनाया है, इनका परिवर्तन किया है, तो किस तारीख से ये प्रभावशील होंगे, कब से ये लागू माने जाएंगे, तो वो डेट जो उस नोटिफिकेशन में बताएगी तब से वो लागू माने जाएंगे, नॉर्मल। तो ये अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको बस याद रखना है कि सेक्शन 5 में डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट, बस। इसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब है आगे सेक्शन 6, रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। इसमें वैसे कुछ ज्यादा है ही नहीं, इसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात बताई है। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्संस whether public officers or not as it thinks proper to be registrar of the several districts and to the sub registrar of the several sub districts formed as aforesaid respectively। तो यहाँ पर बस अपन को क्या चीज पकड़नी है, पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार कहाँ है, सेक्शन 6 में अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक चीज बस ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर कहा है कि रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो अपॉइंट कर रही है ना स्टेट गवर्नमेंट, वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रजिस्ट्रार नहीं कर रही है, या एक उपजिले के लिए एक सब रजिस्ट्रार नहीं कर रही। सेवरल डिस्ट्रिक्ट वर्ड यहाँ पर यूज है, सेवरल डिस्ट्रिक्ट एंड सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक रजिस्ट्रार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट किसी एक रजिस्ट्रार को 4 डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकती है, किसी एक सब रजिस्ट्रार को 4 सब डिस्ट्रिक्ट के कार्यभार सौंप सकती है, कि एक सब रजिस्ट्रार जो है वो 4 उपजिले का
उप रजिस्ट्रार है। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वे लोक ऑफिसर हो या नहीं, अब यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर वर्ड भी आ गया। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार जिनको अपॉइंट कर रही है वो पब्लिक ऑफिसर ही हो, पब्लिक ऑफिसर नहीं भी हो सकता है। अब पब्लिक ऑफिसर कौन होते हैं और पब्लिक ऑफिसर कौन नहीं होते, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बीएनएस में, इसके लिए जाना पड़ेगा आपको सीपीसी में। तो यहाँ पर कौन से वाले पब्लिक ऑफिसर आएंगे, बीएनएस वाले या सीपीसी वाले? सीपीसी वाले। तो सीपीसी में जो हम पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पब्लिक ऑफिसर कौन 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 होंगे, तो उनमें से कोई एक रजिस्ट्रार हो सकता है, या जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक ऑफिसर हो, उसके अलावा भी हो सकता है। ये सेक्शन 6 में बताया गया है, ठीक है ना, कि ऐसे व्यक्तियों को चाहे वह लोक ऑफिसर हो या नहीं हो, तो अगर लोक ऑफिसर होगा तो सेक्शन 17 ऑफ सीपीसी, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, पब्लिक ऑफिसर को 17 में डिफाइन किया गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर हो सकता है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही बोला या गलत। ठीक, पब्लिक ऑफिसर जो सीपीसी में परिभाषित किया गया, वहां पे से कोई व्यक्ति हो सकता है रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, या फिर उसके अलावा भी हो सकता है, जैसे वह समझे। पूर्व कथित रूप में बनाए गए विभिन्न जिलों के रजिस्ट्रार और विभिन्न उप जिलों के उप रजिस्ट्रार क्रमशः नियुक्त कर सकेगी। ठीक, तो बहुत सारे जिले का एक रजिस्ट्रार हो सकता है, बहुत सारे उप जिले का एक उप रजिस्ट्रार हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एक एक रजिस्ट्रार अलग अलग होगा, हर जिले में एक रजिस्ट्रार अलग अलग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 4-5 जिलों का एक रजिस्ट्रार हो सकता है, 4-5 उप जिलों का एक उप रजिस्ट्रार हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए, ये होती है सेक्शन 6। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि सेक्शन 6 में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को अपॉइंटमेंट बताया गया, और अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और ये एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का एक रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार हो सकता है। अब आ जाइए सेक्शन 7, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। ठीक, यहां पर बात करी गई है कि अब ऑफिस कहां होगा इनका, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिए, अब इनके कार्यालय का क्या? तो देखिए यहां पर लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। भैया कार्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी, भले ही रजिस्ट्रार 4-5 जगह का एक बना दे, लेकिन उसको बैठने के लिए तो हर जगह पर आप एक भैया सीट दोगे कि हाँ भैया रजिस्ट्रार साहब है, जाके बैठेंगे कहाँ, कार्यालय काम कहाँ करेंगे? तो हर प्रत्येक जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में राज्य सरकार जो है एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, क्या? एन ऑफिस टू बी स्टाइल्ड द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, एंड इन एवरी सब डिस्ट्रिक्ट एन ऑफिस और ऑफिसेस टू बी स्टाइल्ड द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार और द ऑफिसेस ऑफ द ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार। ठीक है, तो राज्य सरकार हर जिले में एक कार्यालय की स्थापना करेगी जिसका नाम रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा, और हर उप जिले में कार्यालय या कार्यालयों की स्थापना करेगी जिसमें का नाम उप रजिस्ट्रार का कार्यालय, या जिनके नाम संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय होंगे। तो ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार भी होते हैं ना, तो ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार के कार्यालय भी होते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अब आ जाइए इसकी सबसेक्शन 2 पर। द स्टेट गवर्नमेंट में अमेलगमेट विथ any office of a registrar, any office of a sub registrar subordinate to such registrar, and may authorize any sub registrar whose office has been। देखो मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है ना, रजिस्ट्रार के ऑफिस जो होता है उसमें अमेलगमेट कर सकती है उप रजिस्ट्रार के ऑफिस को। देखिए राज्य सरकार रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय के साथ ऐसे रजिस्ट्रार के अधीनस्थ उस रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय का समामेलन कर सकेगी। कोई सब डिस्ट्रिक्ट जो कोई जो उप रजिस्ट्रार का कार्यालय, हाँ जो उप रजिस्ट्रार का कार्यालय होता है उसको रजिस्ट्रार के कार्यालय में जो है क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। एमैलगमेट की बात हो रही है, यहाँ पे मिला देंगे। सपोज करिए कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल का डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए कोई सा, ठीक है, मान लीजिए आपका रायसेन मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए रायसेन एक जिला है और इसके पास कोई सा एक उप जिला है। यहाँ पर एक उप रजिस्ट्रार का कार्यालय है, यहाँ पर एक रजिस्ट्रार का कार्यालय है और यहाँ पर एक सब रजिस्ट्रार का कार्यालय। तो ये जो सब रजिस्ट्रार का कार्यालय है ना, इस कार्यालय को रजिस्ट्रार के कार्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। एमैलगमेट मतलब मिला दिया जाएगा,
ठीक, सब रजिस्ट्रार के कार्यालय को रजिस्ट्रार के कार्यालय में मिलाने की बात हो रही है। अब क्या होगा मिलाने के बाद, तो आगे पढ़िए। राज्य सरकार क्या करेगी, रजिस्ट्रार के जो अधीनस्थ है, उस रजिस्ट्रार के अधीनस्थ जो इतने उप रजिस्ट्रार है उनमें से किसी के कार्यालय को भी रजिस्ट्रार के कार्यालय में मर्ज कर सकती है, और किसी भी ऐसे उप रजिस्ट्रार को जिसके कार्यालय का ऐसा समामेलन किया गया है अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त उस रजिस्ट्रार की जिसके वे अधीनस्थ है सब शक्तियों कर्तव्यों का या उनमें से किसी का भी प्रयोग या पालन करने की प्राधिकृत कर सकती है। अब यहाँ फायदा हो रहा है भैया उप रजिस्ट्रार का, यहाँ क्या फायदा हो रहा है उप रजिस्ट्रार का, जिस उप रजिस्ट्रार के कार्यालय को रजिस्ट्रार के कार्यालय में मर्ज कर दिया गया है, तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो सब रजिस्ट्रार है जिसका कार्यालय रजिस्ट्रार के कार्यालय में मर्ज कर दिया गया है, तो यहाँ पर अब ऐसे सब रजिस्ट्रार को उस रजिस्ट्रार के ड्यूटीज और पावर्स करने के लिए कहा जा सकता है। अगर आप सब रजिस्ट्रार हो तो आप अपने काम तो करोगे ही, जिस सब डिस्ट्रिक्ट के आप सब रजिस्ट्रार हो उस सब डिस्ट्रिक्ट का जो काम आ रहा है वो तो आपको करना ही है। अब क्योंकि आपका ऑफिस मर्ज कर दिया गया है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो अब आपको इस रजिस्ट्रार के काम भी करने हैं। तो यहाँ पर जो एमेलगेमेशन हो रहा है, यहाँ पर जो समामेलन हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि अब सब रजिस्ट्रार अपने सब डिस्ट्रिक्ट के काम तो करेगा, साथ में रजिस्ट्रार के भी जितने भी ड्यूटीज और पावर्स हैं उनको भी फॉलो करेगा। मतलब अब रजिस्ट्रार ऑफिस में आ गया तो ये उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के सारे कर्तव्य करेगा और सारे इसके पावर्स को यूज कर सकता है। मतलब वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार की जो जो पावर है वो कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर रजिस्ट्रार का एक पावर होता है अपील सुनने का पावर। कोई सब रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार के अंडर बहुत सारे उपजिले हैं, उस उपजिले में 2-3 उप रजिस्ट्रार भी हैं। अब सपोज करिए किसी उपजिले के उप रजिस्ट्रार ने कोई काम किया, उस काम से वो पार्टी खुश नहीं है, तो उसकी वो अपील करेगा, शिकायत करेगा। तो शिकायत वो कहां करेगा, वो करेगा रजिस्ट्रार के पास। सिंपल है ना, ऐसे ही होता है ना। हायरार्की, अपील कहां जाती है, हायरार्की में। कोई सिविल जज है तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, सेशन जज के पास जाएगी, सेशन जज की अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, जो उप रजिस्ट्रार होते हैं उप रजिस्ट्रार की अपील जाती है रजिस्ट्रार के पास। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जिस उप रजिस्ट्रार का कार्यालय रजिस्ट्रार के कार्यालय में मिला दिया गया और उस उप रजिस्ट्रार से कह रहे हैं कि तुम काम भी करोगे रजिस्ट्रार के, तुम्हारा ऑफिस मर्ज कर दिया गया है रजिस्ट्रार के ऑफिस में और तुमको रजिस्ट्रार के पूरे पावर्स दे दिए गए हैं, तुमको रजिस्ट्रार की पूरी ड्यूटीज दे दी गई। मतलब अगर कोई अपील रजिस्ट्रार सुन सकता है तो वो अपील तुम भी सुन सकते हो। सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर एक आपको प्रोविजो मिलेगा। प्रोविजो क्या मिलेगा, इसी से रिलेटेड देखिए, पढ़िए। अब चूंकि यहां पर इसके पास अपील सुनने का अधिकार आ गया, परंतु ऐसा कोई भी प्राधिकरण किसी उप रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन स्वयं अपने द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए समर्थ नहीं करेगा। क्या कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन। कौन से ऑथराइजेशन की बात हो रही है, आपको जो ऑथराइजेशन मिला है ना सब रजिस्ट्रार को कि आप रजिस्ट्रार की ड्यूटीज कर सकते हो, आप रजिस्ट्रार के पावर्स करोगे अब, क्योंकि आपका ऑफिस मर्ज कर दिया गया तो अब आपको रजिस्ट्रार के काम भी करने हैं। तो ये जो आपको ऑथराइजेशन मिला है, नो सच ऑथराइजेशन शैल इनेबल अ सब रजिस्ट्रार टू हियर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ अंडर दिस एक्ट। तो भैया जितनी अपीलें इनके पास आ रही हैं दूसरे सब रजिस्ट्रार की, यहाँ पर बहुत सारे उपजिले हैं, भोपाल में बहुत सारे उपजिले हैं, इनमें बहुत सारे सब रजिस्ट्रार हैं, ठीक है। तो इन सब रजिस्ट्रार की जो अपीलें आ रही हैं, जो रजिस्ट्रार सुनता, तो वो अपील तो आप सुन सकते हो क्योंकि आप रजिस्ट्रार की जगह पर हो। तो आप इन रजिस्ट्रार जो दूसरे सब रजिस्ट्रार हैं उनकी अपील तो आप सुन सकते हो, लेकिन जो आपने खुद निर्णय लिया है, क्योंकि आपका ऑफिस मर्ज कर दिया गया है, तो आप जिस जिले के उप रजिस्ट्रार हो वहां के तो आप ही हो, वहां के मैटर तो अभी भी आप ही देख रहे हो। जिस जिले के आप उप रजिस्ट्रार हो, आपका ऑफिस यहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में मर्ज कर दिया गया है, लेकिन उस जिस जिले के आप हो उप रजिस्ट्रार, वहां के मैटर तो अभी भी आप ही देख रहे हो। तो जो मैटर आपने देखा है, जिस उप जिले के आप उप रजिस्ट्रार हो और उस उप जिले का कोई मैटर फंस गया, उसकी अपील आई है रजिस्ट्रार के पास, तो आप अपने ही द्वारा पारित किए गए ऑर्डर की अपील नहीं सुन सकते, बाकियों की सुन सकते हो। ठीक है, बाकियों की क्यों सुन सकते हो, क्योंकि ये आपको फायदा मिला है, आपका ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस में मर्ज कर दिया गया है। अब जो दूसरे उप जिले के उप रजिस्ट्रार हैं, इनके जो मैटर फंस रहे हैं उनकी अपील आ रही, रजिस्ट्रार सुनता,
लेकिन चूंकि आपको ये पावर मिल गया, आप सुन रहे हो उनकी अपील, लेकिन आपका खुद का कोई मैटर फंस गया तो नहीं, तो भाई खुद की सुनवाई थोड़ी कर लोगे, तो आपका कोई मैटर फंस गया तो उसकी अपील फिर इन रजिस्ट्रार साहब को ही सुननी पड़ेगी। क्लियर? इसलिए ये मैंने आपको कहानी समझाई इतनी, तो यहां पर ये समझने वाली बात थी। अब क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिए प्रोविजो इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोविजो से। क्या आपसे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि जब किसी उप रजिस्ट्रार के कार्यालय को रजिस्ट्रार के कार्यालय में मर्ज कर दिया जाता है, एमलगमेशन कर दिया जाता है, उसका समामेलन कर दिया जाता है, तब क्या वह उप रजिस्ट्रार अपने द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की अपील सुन सकता है? नो, नहीं सुन सकता। आपको वर्ड पकड़ना है, अपने द्वारा, खुद के आदेश की अपील नहीं सुन सकता, ठीक है ना? सब रजिस्ट्रार नो such authorization shall enable a sub-registrar to hear an appeal against an order passed by himself. उसने खुद ने अपना कोई ऑर्डर पारित किया है जिसकी अपील किसी पार्टी ने कर दी है, तो अपने द्वारा और पास किए गए ऑर्डर की अपील स्वयं नहीं सुन सकते। ये तो कॉमन रूल है ना, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ मजे की, मैं नाम ओपन नहीं करूंगी। क्या होता है कि देखिए, कोई भी लेक्चर आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं खुद भी पहले तो स्टडी करती हूँ अच्छे से, है ना, सारे प्रोविजंस को देखती हूँ, मटेरियल यहाँ से वहां से कलेक्ट करती हूँ कि कुछ नई चीज मिल रही है, कोई नया केस लॉ बताना है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पर्पज से कुछ लोगों के वीडियोस भी हम देख लेते हैं कि भाई किसने कैसा क्या पढ़ाया, क्या कुछ अच्छा कोई पॉइंट छूट ना जाए, हमारा रह ना जाए। तो मैं देख रही थी एक सर का वीडियो, तो भाई क्या हुआ कि वो ये वाला जो प्रोविजन पढ़ा रहे थे, ये वाला, तो इसमें उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जंप कर दिया। कहां से जंप कर दिया? ये जो ऑफिस वाली बात है इसमें, तो इन्होंने पहले सबसेक्शन 1 बता दी कि जो ऑफिस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक। ऑफिस जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। फिर इन्होंने ये वाला पॉइंट कि एमलगमेशन वाला पॉइंट बताया नहीं कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस को रजिस्ट्रार के ऑफिस में अमेलगमेशन कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है उस सब रजिस्ट्रार को जो है पावर्स मिल जाएंगी कि वो अब जो है रजिस्ट्रार की जितनी ड्यूटीज है वो कर सकता है, और रजिस्ट्रार के पास जो जो पावर होते हैं वो सारे पावर जो है वो सब रजिस्ट्रार अब देख सकता है। जो मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया कि ये जो मर्ज हुआ है तो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार को पावर मिल गई, तो अब वो क्या कर सकता है, अपील भी सुन सकता है भाई दूसरों की। फिर उसके बाद उसमें प्रोविजो है कि वो अपने द्वारा खुद के निर्णय की अपील नहीं सुन सकता। तो इन्होंने क्या है, ये डायरेक्ट जो है जंप मार दिया प्रोविजो पे, इंपॉर्टेंट बताने के चक्कर में कि भाई जो सब रजिस्ट्रार होता है ना वो अपने द्वारा दिए गए आदेश की अपील नहीं सुन सकता। तो जब मैं वो वीडियो सुन रही थी तो एक मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई, ये बता कैसे रहे हैं, मतलब कुछ लिंक ही नहीं हो रहा है। जब मैंने खुद प्रोविजन देखा तब मुझे समझ में कि अच्छा भाई ऐसा है। तो भाई देखो, ऐसा है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है ना जहां पर आपको क्रैश कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उनके जब कभी आप वीडियो देखा करें ना फ्री वाले, तो थोड़ा सा अपना बेयर एक्ट साथ में लेके बैठा करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो खुद अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं होती जो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि वो पढ़ के रखे हुए हैं प्रोविजन, तो वो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये देखो इन्होंने खा लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चैनल्स के भरोसे हैं कि भाई ये सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये मैम पढ़ा रही हैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, हम तो आंखें बंद करके विश्वास करें। कभी मत करना। अपना सिलेक्शन चाहते हो तो आंखें बंद करके कभी पे विश्वास, किसी पे भी विश्वास मत करना, मुझ पर भी नहीं करना, हमेशा बेयर एक्ट पे विश्वास करना। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो हमेशा अपना बेयर एक्ट अपने साथ रखा करो, बेयर एक्ट में प्रोविजन पढ़ा करो, क्लास सुनने के बाद पढ़ा करो कि क्या कोई चीज गलत तो नहीं बताई, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने गलत पढ़ाया, हो सकता है उन्होंने ये पॉइंट रखा हो कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट प्रोविजो बता देते, क्योंकि प्रोविजो से क्वेश्चन आएगा और बच्चों का गलत भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपको डायरेक्ट प्रोविजो बता दिया कि भाई अपने द्वारा दिए गए निर्णय की अपील स्वयं सब रजिस्ट्रार नहीं सुन सकता। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है ना, यहाँ से क्वेश्चन भी तो अराइज होता है, कंफ्यूजन स्टार्ट होता है ना कि भाई सब रजिस्ट्रार पहली चीज तो अपने द्वारा निर्णय की अपील सुनेगा क्यों, तो वो चीज क्लियर नहीं हुई। तो वो चीज क्लियर कब होगी, जब हम पूरी सेक्शन पढ़ेंगे। जब हमने पूरी सेक्शन पढ़ी तब हमको समझ में आया ना कि अच्छा ऐसा है भाई कि सब रजिस्ट्रार का ऑफिस रजिस्ट्रार के ऑफिस में मर्ज कर दिया गया है और उस सब रजिस्ट्रार को पावर मिल गई है रजिस्ट्रार की, कि जितनी पावर है रजिस्ट्रार की वो अब सारी सब रजिस्ट्रार करेगा। तो उसमें से एक पावर अपील सुनने का भी है। तो दूसरे उप रजिस्ट्रारों की जो मैटर आ रहे हैं, जो आदेश आ रहे हैं, जिनकी अपीलें लगी हैं, तो वो सब रजिस्ट्रार सुन रहा है। इसलिए यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दिया गया कि भैया तुम्हारा खुद का अगर कोई आदेश है उप रजिस्ट्रार होने के नाते,
तो उसकी अपील अगर की गई है तो वो फिर रजिस्ट्रार साहब सुनेंगे, तुम खुद नहीं सुन लोगे कि तुम्हें रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्रार की जगह पर रख दिया गया है। दूसरों की सुन सकते हो, खुद की नहीं सुन सकते हो, ठीक ऐसे। तो अपना बेयर एक्ट हमेशा अपने साथ रख के पढ़ाई किया कीजिए। अगर आपको अच्छा सिलेक्शन चाहिए है, अच्छा जज बनना है और आपको कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, ये जो आजकल चल रहा है ना बेटा 3 ईयर प्रैक्टिस रूल, ये आया इसीलिए है। बुरा मत मानिएगा, गलती हमारी है। हम बच्चे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट 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 पढ़ा, पेपर निकाला, जाके बैठ गए, डिटेल कभी पढ़ा नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में भी टाइम पास कर लेते हैं। बुरा मत मानिएगा, ये यथार्थ सत्य है। ट्रेनिंग पीरियड में भी वहां पढ़ाते हैं, शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है। वहां पर क्लासेस लंबी लंबी चलती है, 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, जितना उन्होंने बता दिया उतना हमने सुन लिया, हो गया हमारा काम। भाई सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो सेल्फ स्टडी किया कीजिए, बेयर एक्ट खुद से पढ़ा कीजिए। बेयर एक्ट जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको इंटरप्रिटेशन आएगा, उतने अच्छे आप जज बनेंगे, उतने अच्छे आप वकील बनेंगे। किसी भी फील्ड में आप लॉ में जाएंगे, आपको बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहेंगे मैम तो ज्ञान देने पे आ गई, पढ़ाना वढ़ाना भूल गई है। चलिए, अब ये वाला हो गया हमारा, ये हो गई हमारी सेक्शन 7 कंप्लीट। अब आ जाइए लास्ट स्टार्ट की लास्ट सेक्शन 8 पे, इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है भाई? इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन में देखिए यहां पर कहा गया है द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट ऑफिसर्स टू बी कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एंड में प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ सच ऑफिसर्स। ठीक है, क्या कहा गया है? रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के निरीक्षक, राज्य सरकार ऐसे ऑफिसरों को भी नियुक्त कर सकेगी जो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के लिए निरीक्षक कहलाएंगे और ऐसे ऑफिसरों के कर्तव्यों को विहित कर सकेगी। ठीक, तो यहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात करी गई है कि इंस्पेक्टर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के, रजिस्ट्रेशन कार्यालय के जो निरीक्षक है, उनकी नियुक्ति कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है। सबसेक्शन 2 देखिए इसकी, सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। एवरी सच इंस्पेक्टर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द इंस्पेक्टर जनरल। ऑब्वियस सी बात है भाई, इसी से समझ लो, ये इंस्पेक्टर जनरल और ये इंस्पेक्टर, तो ये किसके सबऑर्डिनेशन में होगा? इंस्पेक्टर जनरल के सबऑर्डिनेशन में भी होगा। निरीक्षक महानिरीक्षक के सबऑर्डिनेट होगा। ठीक, सेक्शन 8 क्या कह रही है भाई? जो महानिरीक्षक हैं, आईजी, इसके सबऑर्डिनेशन में होता है कौन? इंस्पेक्टर। निरीक्षक, ठीक, ये इसके सबऑर्डिनेशन में है सेक्शन 8। तो अपॉइंटमेंट कर रही है राज्य सरकार सेक्शन 8 के अंतर्गत इंस्पेक्टर का, निरीक्षक का, और ये निरीक्षक जो है महानिरीक्षक के अधीनस्थ होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं किसके? आईजी के। ठीक है, तो ये होती है सेक्शन 8 हमारी। अब इसमें देखिए ये पूरी हमारी 16A तक है, तो क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, तो आज के इस क्लास में अभी हम इतना ही देख रहे हैं, सेक्शन 8 तक। ये पूरा एक कंसेप्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट समझ लीजिए। पार्ट 2 का पार्ट फर्स्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया, कहां से कहां तक? सेक्शन 3 से सेक्शन 8 तक। इंपॉर्टेंट बता दिया आपको, ये याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट अंदर का पूरा हमने देख लिया, क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 9 से 16A तक पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अब मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट की जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगी ताकि आपका एक एक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बीएनएस की भी लाइव क्लास धीरे धीरे बीच बीच में लेते रहेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो एक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स के पास, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और सही जानकारी पहुंच सके, आधी अधूरी जानकारी ना पहुंच सके। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग भी कमेंट करके थोड़ा सा बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना भाई। हम लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, आप लोगों को भी होती है और हम लोगों को भी होती है। मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छा पढ़ाएंगे, तो आपको और अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इस पार्ट 2 के पार्ट 2 के साथ ही। चलिए, बीएनएस की क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।